तो पहला क्वेश्चन हिंदी का शुरू होता है, शब्दकोश में व्रण शब्द का अर्थ क्या होता है? तो इसको हमेशा याद रखना, घाव होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, जनार्दन किसका पर्यायवाची है? ठीक ना। तो जनार्दन भगवान होते हैं, इनको भगवान, जनार्दन भगवान को विष्णु जी कहा जाता है। ठीक है, विष्णु जी कहते हैं, यानी जनार्दन किसका पर्यायवाची है? विष्णु जी का। तो क्वेश्चन आया था पर्यायवाची से। आपकी प्रैक्टिस अगर पर्यायवाची की ना हो तो एक बार फिर से आप रिवाइज कर लें, पूरे प्रैक्टिस कर लें। क्वेश्चन नंबर 3, मतदाता शब्द में कौन सा समास है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा तत्पुरुष। ठीक है ना। मत को देने वाले को कहते हैं मतदाता। मत को क्या है? कारक है, विभक्ति है। जो इस प्रकार के कारक आते हैं कर्ता ने कर्म को करण से, तो कारक अगर आ जाए तो उसमें तत्पुरुष समास होता है। ठीक है, समास पढ़ के जाएं आप, कंफर्म क्वेश्चन आना है। लिंग की दृष्टि से दही शब्द क्या है? तो हमेशा याद रखना, खाने वाली जो चीजें होती हैं वो स्त्रीलिंग होती हैं। क्या याद रखोगे? स्त्रीलिंग, तो इसलिए स्त्रीलिंग कहलाएगा। दही, पानी, दूध, ये सब चीजें। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन जीवनी है? इसमें आपको बताना है अतीत के चलचित्र, चिंतामणि, आवारा मसीहा। इसका करेक्ट आंसर ये होगा आवारा मसीहा जो है ये विष्णु प्रभाकर द्वारा रचित बांग्ला लेखक हैं कि यही जीवनी है इनकी, इनमें से शुद्ध वर्तनी है। ठीक है, तो ये करेक्ट आंसर होगा द्विमासिक, बाकी सभी रॉन्ग है। अगला क्वेश्चन देखें, आस्तिक का विलोम क्या होगा? तो आस्तिक का विलोम, तो विलोम आता है, विलोम पढ़ के जाएं आप। नास्तिक रिवीजन कर लें क्योंकि कल ही पेपर है, अब टाइम नहीं है। बट अगर आपने मेरे पूरे लेक्चरों को अच्छे से देखा होगा, प्रैक्टिस की होगी, तो मैं श्योर कहता हूँ कि आपका 80 नंबर प्लस आएगा। हाँ, शर्त यही है कि जितने मैं क्वेश्चन कराया हूँ आपने अच्छे से पढ़ा होगा तब, पूरे मैथ क्वेश्चन को रिवाइज किया होगा तब, और जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर मैंने सॉल्व कराया था उनको भी देखा होगा तभी आएगा। अदरवाइज आप 100 में 100% पा ही नहीं सकते हैं। ठीक ना। तो अभी भी टाइम है, आप एक बार सभी क्वेश्चनों को रिवाइज कर लें। अगर आपके पास बुक हो तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों को, क्वेश्चन पेपर को जरूर पढ़ के जाएं। ठीक है। अगला, सिर मुड़ाते ही ओले पड़ना, मुहावरा। देखो मुहावरे से आया है, मतलब मुहावरे आपने पढ़े होंगे, नहीं पढ़ा तो आप पढ़ लें, चैप्टर ओपन करें, मुहावरा जितने भी है सब पढ़ लें। सिर मुड़ाते ही ओले पड़ना का जो करेक्ट अर्थ होगा इसका होता है आरंभ में ही विघ्न पड़ना को कहते हैं सिर मुड़ाते ही ओले पड़ना। अगला, वह साल भर अनुपस्थित रहा, इस वाक्य में किस प्रकार के क्रिया विशेषण का प्रयोग है? इसमें साल भर यानी टाइम दिया है, समय जिसको बोलते हैं, और जो समय देते हैं ना तो उसको कहते हैं कालवाचक क्रिया विशेषण। ठीक ना। अब परिमाण में क्या होता है? वजन वगैरह। ये चारों प्रकार जो है ना ये क्रिया विशेषण के प्रकार होते हैं। एक स्थानवाचक है। ठीक ना। और याद रखें, कालवाचक जो क्रिया विशेषण इसकी पहचान है, इसमें प्रतिदिन दिया हो तो कालवाचक क्रिया विशेषण है, हमेशा दिया हो, हमेशा, आज दिया हो, इस प्रकार के अगर वर्ड आते हैं तो आप जान जाएं कालवाचक क्रिया विशेषण है। अगला, निम्नलिखित में से तत्सम शब्द है? तो आमलक जो है तत्सम शब्द है। आस, कान, आंखें सब तद्भव शब्द हैं। ठीक है। अगला, इनमें से 16 मात्राओं वाला छंद किसे कहते हैं? मैंने छंद के बारे में बोला था, बच्चों को पढ़ लें। और ये क्या कहा जाए कि आपको चौपाई और दोहा सबसे ज्यादा पढ़ के जाना है, तो याद रखें 16 मात्रा वाला जो छंद होता है वो चौपाई होता है। ठीक है, तो एक बार इनका रिकॉल कर लें, याद कर लें, रिमेम्बर कर लें। ठीक ना। अगला, दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा मुख्यालय किस शहर में है? तो ये याद रखना चेन्नई में है। ठीक है, 12 हाँ प्लस, इससे पहले के लेक्चर में हिंदी के बारे में स्थापना बताया गया था, दिवस बताया गया था, ये सारी चीजें आप रट के जाना। ठीक है। हास्य रस का स्थायी भाव क्या होता है? तो रस से आया क्वेश्चन, आपको रस पढ़ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक ना। तो हास्य का जो स्थायी भाव होता है वो हास होता है। ठीक ना। वहीं शांत रस का निर्वेद होता है, स्थायी भाव शांत रस का। ये श्रृंगार रस का रति होता है। और शोक किसका होता है? किसी को याद है क्या? जल्दी कमेंट्स करें। ठीक है। करुण रस का जो स्थायी भाव होता है वो शोक होता है। कहने का मतलब रस पढ़ें, स्थायी भाव पढ़ें, उनके अंग पढ़ें, उनके भाग प्रकार पढ़ें। ठीक ना। अगला, बिन गोपाल बैरिन भई कुंजय किस कवि की उक्ति है? यानी ये रचना है किसकी? ये सूरदासी की है। ठीक है ना। इसका करेक्ट आंसर सूरदासी होगा। ये तेरा शिशु जग है, उदास में अलंकार है। तो यहाँ रूपक अलंकार आप याद रखना। जब
उपमेय में उपमान का आरोप होता है तब वहां रूपक अलंकार होता है। ठीक है, ये 83 सूचक है। उदास में अलंकार रूपक अलंकार होगा। ठीक है, चलिए ये 15 क्वेश्चन देखो कंप्लीट। अब हम आते हैं इंग्लिश के टॉप 15 क्वेश्चनों को रिवाइज करते हैं। पहला, टू किक द बकेट मीन्स क्या होता है? ठीक है, टू किक द बकेट इसका अर्थ होता है मर जाना, हैव डेड। ठीक ना, टू बी डेड, यानी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ये, जब कोई व्यक्ति मर जाता है उसको बोलते हैं टू किक द बकेट। ठीक ना, यानी बकेट को जैसे लात मारना है। आप नॉर्मल सी मीन्स निकालेंगे, बट इसका ये प्रोवर्ब है, टू किक द बकेट मीन्स टू बी डेड। अगला, द वर्ड टेट, नहीं ये क्या है, ये वर्ड नहीं लिखा है, ये पैरा जम्बल्ड आया है। ठीक ना, इससे पहले मैं लेक्चर में इसको बता चुका हूँ कि क्या लिखा हुआ था। जैसे लिखा है यहाँ पे TCA लिखा है। ठीक ना, अब इसको करेक्ट कैसे बनाएंगे तो CAT हो जाएगा। ठीक ना, कैट। इसी प्रकार से ये वर्ड लिखे हैं UMMTOATRCO। ठीक ना, तो ये पैरा जम्बल्ड है, इसकी नंबर को गलत लिखा गया है, मतलब जो लेटर जहां रहना चाहिए था उसके उचित स्थान पे नहीं है। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? कम्यूटेटर, इसका COMMUATATOR। ठीक ना, यहाँ पे आप कैसे जानेंगे तो देखिए इसमें आई है, यहाँ पे आई नहीं है, इसलिए रॉन्ग होगा। ठीक है, इसमें O 2 बार आया है, इसमें भी है क्या? बिल्कुल सही है। R भी है, CAA है, U, इसमें U नहीं आया इसलिए रॉन्ग है, क्योंकि यहाँ U लिखा है, इसमें U आया नहीं है। ठीक है ना, ऐसे ही इसको भी आप पहचान सकते हो कि क्यों ये रॉन्ग हुआ। MMUTT और EM तो आया है, U आया है, T 2 आया है, O, इसमें C भी है, डबल O भी है, COMM। हाँ, अब देखो COMM के बाद U होना चाहिए, तो M के बाद O दे दिया, ये भी रॉन्ग। ठीक है, अगला करेक्ट आंसर ये होगा C18। दे हर्ड अलाउड, उन्होंने सुना आवाज किसकी? एलिफेंट की। तो आपको बताना है कि इसमें से एलिफेंट की आवाज कौन सी होगी। तो जो भी किताब आप पढ़ रहे हैं तो उसमें जानवर की आवाज के बारे में दिया होगा, तो उसको आप पढ़ के जाएं। ये क्वेश्चन आता है तो ये होगा ट्रम्प। ठीक है ना, जो हाथी की आवाज होती है ये बोलते हैं ट्रम्प। ठीक है, अगला ये दहाड़ना होता है लॉयन की आवाज। ठीक है, अगला आइडेंटिफाई द करेक्ट स्पेलिंग। अब इतनी बड़ी बड़ी स्पेलिंग आएंगी, छोटी भी आ सकती है, और पढ़ के मीनिंग जाए, रीडिंग बुक रीडिंग करें तो आपसे बन जाएगा। 19 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ये सिग्मोमेनोमीटर। सिग्मोमेनोमीटर कहते हैं इसको, ये बहुत अच्छा उपकरण होता है, ये ब्लड प्रेशर को नापता है, सिग्मोमेग्नोमीटर। ठीक है, अगला योर नेम इज, फिल इन द ब्लैंक्स करना, योर नेम इज फिल इन द ब्लैंक्स द लिस्ट ऑफ मोस्ट फेवरेट स्टूडेंट ऑफ टीचर। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ठीक ना, योर नेम इज ऑन द लिस्ट, क्या है? लिस्ट में आपका नाम जो है ना सबसे मोस्ट स्टूडेंट पे आया है। जब कोई वस्तु किसी वस्तु के ऊपर हो तब ऐसा होता है। ठीक ना, तो ऑन क्या है? लिस्ट के ऊपर आना, तो यहाँ अर्थ होगा ऑन यानी पर, इसलिए यहाँ पे करेक्ट आंसर ऑन आएगा, यानी प्रीपोजिशन ऑन यूज होगा। इसको टाइम रिप्रेजेंट करने के लिए ये इन, जब किसी वस्तु के अंदर जैसे ग्लास में वाटर हो तो इन द ग्लास होगा। ठीक ना, तो ये सभी चीजें बाहर हो जाएंगी। ठीक ना, करेक्ट आंसर ऑन होगा। अगला राइट द सिनोनिम ऑफ रिप्रीमेंड, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा C। ठीक है, रिवोक। अगला क्वेश्चन नंबर 22, द एंटोनियम्स ऑफ एंजाइटी। एंजाइटी का मतलब होता है चिंतित होना, परेशान होना, तो इसका हो जाएगा काम। काम यानी होता है शांत। ठीक ना, इसको कहते हैं चिंतित होना, परेशान होना, उत्तेजित होना भी कहते हैं। ठीक है, अगला राइट द सुपरलेटिव डिग्री ऑफ वर्थ। मैं इसके बारे में चर्चा पहले कर चुका हूँ कि अगर किसी भी डिग्री के लास्ट में बाई आए तो उसको कन्वर्ट करने के लिए बाई को हटा के आई बनाना है सबसे पहले। फिर अगर कंपैरेटिव डिग्री बना रहे हैं, CD बना रहे हैं तो ER लगाएं, और SD यानी सुपरलेटिव अगर डिग्री बना रहे हैं तो EST जरूर लगाएं। ठीक है, तो आपका आंसर मिल जाएगा। तो आई तो सब में दिख रहा है। ठीक है, सब में। अब रही बात EST, सुपरलेटिव डिग्री होगी, तो EST आप देख लें, IEST किस में लिखा है? IER रॉन्ग, ये भी रॉन्ग, IEST तो करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। आगे समझ में,
तो ऐसे मैं एक क्वेश्चन दे देता हूँ, हैप्पी का सुपरलेटिव डिग्री क्या होगा? जिनको समझ में आया वो कमेंट्स करें इसका आंसर। हाँ, इससे पहले के लेक्चर में कृष्णा सिंह ने और राम यादव करके दो स्टूडेंटों ने कमेंट्स किया है, बहुत अच्छे। आप लोगों को धन्यवाद, थैंक्स अ लॉट। आप अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे हैं। आपके जो भी आंसर मैंने चेक किया है, कुछ में गलतियां हैं और कुछ सही हैं, तो आप रेगुलर आप बने रहें। हाँ, कोई डाउट हो तो आप पूछें, ठीक ना, हम आपको बताएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, द कैट जम्प्ड ऑन द टेबल। क्या होता है जब एक वस्तु दूसरे वस्तु के ऊपर कूद के जाती है ना, तो उसको बोलते हैं ऑन, ठीक ना। द कैट जम्प्ड, तो ऑन नहीं होगा यहाँ, अपॉन होगा, ठीक ना। एक वस्तु क्या है, जैसे देखो टेबल के ऊपर अगर बुक रखी है इस प्रकार से तो उसको ऑन बोलेंगे, ठीक है। लेकिन जब ये टेबल है, इसके ऊपर कैट जंप करके यहाँ आई है ना, तो अपॉन बोलेंगे। तो इसका करेक्ट आंसर ये होगा, द कैट जंप अपॉन द टेबल, ठीक ना। तो ये रॉन्ग हो जाएंगे, ये भी रॉन्ग, ये भी रॉन्ग। इसका करेक्ट आंसर ये होगा, ठीक ना। अगला, माई ब्रदर ऑलवेज राइट द थिंग। अब देखो इसमें राइट राइट दो आया। राइट का मतलब होता है सही, और एक राइट मतलब होता है अधिकार, ठीक ना। तो यहाँ हो जाएगा करेक्ट आंसर इसका, माई ब्रदर ऑलवेज। ऑलवेज के बाद ये सब्जेक्ट है, ध्यान रखना ये सब्जेक्ट है। तो जब सब्जेक्ट होता है ना, तो उसके बाद कोई ना कोई, याद रखना सब्जेक्ट के बाद कोई ना कोई हेल्पिंग वर्ब आएगी या कि मेन वर्ब आएगी, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब की पहचान इज, एम आर, वॉज, एवर, और मेन वर्ब की पहचान जैसे खेलना, रोना, हंसना, चलना, लिखना, पढ़ना, इस प्रकार के। तो यहाँ आने वाला है वर्ब, याद रखना यहाँ आएगा वर्ब। और यहाँ पे ऑब्जेक्ट में कुछ भी, ये द लगा है तो इसके बाद कुछ भी आ सकता है। नाउन के पहले आर्टिकल लगा है तो नाउन भी आ सकती है, ठीक है। तो पहले हमको यहाँ पे वर्ब पहचानना है, ठीक है। राइट वर्ब नहीं होता, राइट वर्ब नहीं होता, ठीक है। अब राइट और राइट, WRITE, ये भी। अब देखो माई ब्रदर जो है ना, ये सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो इसके साथ आने वाला जो वर्ब होगा उसमें एस या ईएस लगा होना चाहिए, वर्ब की फिफ्थ फॉर्म आएगी। तो यहाँ ये राइट गलत हो जाएगा, राइट्स आएगा, ठीक ना। तो क्या लिखेंगे, माई ब्रदर ऑलवेज राइट्स द राइट थिंग, ये सेट हो गया, ठीक है। इस प्रकार से हम आइडेंटिफाई कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 26, ही सेड आई हैव रिटन एंड लेटर। अब ध्यान रखना, जब भी हैव लगा हो, क्या हैव लगा हो, और इसका हम इनडायरेक्ट नरेशन बनाए, तो हैव के बाद इनडायरेक्ट नरेशन में हेल्पिंग वर्ब हैड आती है, ठीक ना। इतना याद कर लेना, बाकी तो करना ही है। पहला काम क्या करना है, हैव का जब इनडायरेक्ट नरेशन बनता है तो आंसर क्या आएगा, हैड में आना चाहिए। जिसमें देख लेते हैं हैड कहाँ, हैज रॉन्ग, वॉज रॉन्ग, ये तो रॉन्ग है। अब देखो हैड लगा है क्या, बस करेक्ट मार दो इसमें। ये शॉर्ट ट्रिक है पहचानने की, ठीक ना, इससे शॉर्ट ट्रिक आपको कभी नहीं मिलेगी। अगला क्वेश्चन, AIN ऑफ लायंस, ठीक ना। तो इसमें 27 में आपको फिल करना है, अब प्राइड ऑफ लायंस होता है, ठीक ना। अगला, यानी जो लायंस का ग्रुप होता है उसको प्राइड बोलते हैं, ठीक है। द सिंगुलर फॉर्म ऑफ गीज, मैंने इससे पहले के लेक्चर में बोला था कि इस प्रकार के जो नाउन इनको पढ़ लेना। गीज का जो सिंगुलर फॉर्म होता है वो गूज होता है, क्या, जैसे फीट का फुट होता है, ऐसे ही गीज का सिंगुलर फॉर्म क्या होता है, गूज होता है, ठीक ना। बाकी सब रॉन्ग है। अगला 29, द गंगेस इज द होली रिवर ऑफ इंडिया, द अंडरलाइन वर्ड इन द सेंटेंस इज गंगेस क्या है। तो आर्टिकल जनरली तभी लगता है जब नाउन होता है, ठीक ना। नाउन के पहले आर्टिकल हम लगाते हैं, तो एक करेक्ट आंसर आपका नाउन होगा। जीरंड वर्ब की पहचान क्या होती है, लास्ट में ING लगा होगा, वो भी वर्ब के साथ, जैसे प्ले लिखा है ना, तब प्ले और ING लग गया तो जीरंड वर्ब कहलाएगा, ठीक ना। एडवर्ब की पहचान LY लगा होगा जनरली, और एडजेक्टिव में जैसे गोरा, काला, पतला, मोटा, इस प्रकार के यानी गुण दिए हो तब एडजेक्टिव होता है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर नाउन होगा। अगला, द नोवेल क्लोजर अ ट्रबल टेल अस, इसमें आपको बताना है इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। आंसर इसका आपका हो जाएगा ऑप्शन C, ह्यूमंस आर एबल टू रीजन टू बी काइंड। जब दयालु होते हैं उसको बोलते हैं ग्यूलिवर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 81, यदि एक शंकु का व्यास उसकी ऊंचाई के बराबर है, इफ द हाइट ऑफ कोन इज इक्वल टू इट्स डायमीटर, ठीक ना, यानी शंकु की जो डायमीटर है उसके हाइट के इक्वल है, मतलब ये देखो H इज इक्वल टू D दिया है, ठीक है। और डायमीटर
दिया तो है, इसको हम कन्वर्ट करेंगे काहे में, पहले रेडियस में। तो रेडियस में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं डायमीटर में, बताओ शिवा? r/2 r/2 करेंगे, ठीक है। ये देखो, तो सच दैट h इज इक्वल d होता है, तो h इज इक्वल क्या करेंगे हम, h/2 कर देंगे, क्योंकि ये दोनों इक्वल है ना, h की इक्वल है ना, तो r की जो वैल्यू होगी रेडियस क्या हो जाएगी, h/2। ये याद रखना, ये जो हमने r इक्वल h कर दिया उसका रीजन क्या है, क्योंकि बोला है ना, ये बोला है डायमीटर ऑफ कोन इज इक्वल टू इट्स हाइट, उसकी ऊंचाई के बराबर है, तो दोनों को हम इक्वल, हाइट हो जाएगी h और रेडियस क्या हो जाएगा h/2। अब इसके आगे, तो शंकु का आयतन क्या होगा, देन फाइंड द वॉल्यूम ऑफ कोन। तो वॉल्यूम ऑफ कोन का जो फार्मूला होता है वो ये 1/3 पाई आर स्क्वायर h। अब यहाँ पे 1/3 रखना, ठीक है, पाई रखना, आंसर देख लेना पहले, पाई मांग रहा है, पाई को सॉल्व नहीं करना, पाई की वैल्यू 22/7 होती है, तो हम यहाँ नहीं रखेंगे, आर की वैल्यू रखेंगे। तो आर की वैल्यू कितनी है देखो, r/2 नहीं रखना, h/2, क्योंकि इक्वल है ना दोनों, तो आर की वैल्यू h/2। तो यहाँ h/2 का होल स्क्वायर करेंगे और इंटू एच करेंगे, हाइट तो एच ही रहेगी। अब 1/3 पाई रखना, एच का स्क्वायर कितना होगा अंकिता, एच का स्क्वायर जल्दी बताओ, एच स्क्वायर, ठीक है, और 2 का स्क्वायर 4 इंटू एच। अब न्यूमरेटर इसका आपस में इंटू होगा तो 1 कितना हो जाएगा 12, ठीक है, पाई है तो पाई रहेगा, एच स्क्वायर, अब यहाँ पावर 2 है एच और इसकी पावर 1 कितना हो कृष्णा, 3, तो एच की पावर 3, तो आंसर आएगा 1/12 पाई h³ है क्या कहीं, डी नंबर करेक्ट आंसर, ठीक है। तो इसी से मिलता जुलता क्वेश्चन में दे देता हूँ, ठीक है, सेम टू सेम ये आपके पास रहेगा, क्वेश्चन एडिट नहीं करेंगे हम, सेम टू सेम रहेगा। तो इसमें क्या बोला, शंकु का जो व्यास है उसकी ऊंचाई के बराबर है, ठीक है ना, तो मैं क्या कर देता हूँ, शंकु का जो व्यास है उसकी ऊंचाई के 2 गुना है, 2 टाइम कर देना, डायमीटर जो होगा हाइट का कितना हो जाएगा 2h, तो वॉल्यूम फाइंड करो कितना हो जाए, या कि मैं कर देता हूं कि इतना ही कर देता हूं, इसको आप सॉल्व कर लेना, ठीक है। अगला क्वेश्चन करते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 82, इसको बोला है फाइंड द वैल्यू, और इसको जब आप सॉल्व करें तो आंसर आना चाहिए इनमें से कौन सा सही होगा। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो सर्च में लिखा करनी, ये लिखा ना अंडर रूट में, तो इनके अंडर रूट सेम देखना किसके किसके, √2 और √2 है ना, इसमें √3 और √3 है, तो इनको अलग अलग सॉल्व करेंगे। पहले हम √2 वाले को सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ देखो 2 लिखा है, पावर 3 है, तो हम ऐसे कर देंगे 2 की पावर 1/3, ठीक है, जैसे रूट हटाएंगे तो 1/3 आएगा, रूट हटते हैं, ठीक है, और इंटू करेंगे 2 की पावर इसमें कितनी है, इसमें तो 3 था, यहाँ कुछ नहीं ना, मतलब 1/2, जब कुछ भी पावर नहीं होगी तो 1/2 लेंगे, ठीक है। फिर एक रूल मैंने पढ़ाया 8th में ही, 7th में पढ़ाया, 9th में पढ़ाता ही हूँ, 10th 12th में पढ़ाना ही पड़ता है, ठीक है। क्या रूल पढ़ाता हूँ कि अगर बेस सेम हो ना तो उनके पावर को ऐड किया जाता है, तो बेस सेम हुआ, पावर ऐड होंगी 1/3 + 1/2, ठीक है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 2 × 1 = 2, 3 × 1 = 3, कितना हुआ 5 हुआ, और 3 × 2 = 6, आगे समझ में 5 कहाँ से आया, ठीक है। ये 2 के लिए हुआ, अब हम 3 के लिए करेंगे तो 3 की पावर 1/3 हो जाएगा, 3 की पावर 1/3 और इंटू 3 की पावर 1/2 हो गया। फिर जो है रूल, अगर बेस सेम हो तो पावर क्या होती है, ऐड हो जाती है, ठीक ना। 3 की पावर 1/3 + 1/2 करेंगे, फिर से वही प्लस करेंगे, 2 × 1 = 2, 3 × 1 = 3, 3 × 2 = 5 और 3 × 2 = 6, तो 3 की पावर कितना 5/6, इतना आ गया समझ में, ठीक है ना। अब एक रूल और पढ़ा मैं और पढ़ाया भी, क्या कहते हैं, अगर पावर सेम हो, अभी तक बेस सेम था ना, अब इस बार रूल चेंज किया गया था, अगर पावर सेम हो तो बेस का आपस में प्रोडक्ट किया जाता है, क्या, इनटू, तो हम 2 3 जा क्या कर दिए 6, अब पावर जितनी हो 1 लिख देना, तो 6 की पावर 5/6 करेक्ट आंसर ये, आगे समझ में, अच्छे समझ आ गया ना। तो मिलता जुलता एक क्वेश्चन देते हैं, ठीक ना, यहीं पे 2 की पावर 3 दे दिया और इंटू 2 की पावर रूट और यहाँ 4 दे दिया, ठीक है। ऐसे ही √3 की पावर 3 दे दिया और इंटू √3 की पावर 4 दे दिया। अब इसका करेक्ट आंसर क्या होगा आप कमेंट्स करें, तब तक हम कर लेते हैं अगला क्वेश्चन। एक क्यूबॉइड है, उसकी लेंथ, विड्थ और हाइट दी है, तो बोला फाइंड द वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। अंकिता बोलो फार्मूला, व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, टेल मी कृष्णा। हाइट इंटू बेस इंटू लेंथ। तो देखो यहाँ पे फार्मूला L × B × H होता है, देखो यही चीज है, आप लोगों से
फार्मूला अगर नहीं बने क्वेश्चन नहीं कर पाओगे, फार्मूला नहीं याद किए नुकसान है ना। तो क्या होता है, वॉल्यूम जब निकालते हैं तो तीनों का प्रोडक्ट किया जाता है, मल्टीप्लीकेशन 10 इंटू 20 इंटू 50। 50 क्या याद रखोगे, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड L इंटू बी इंटू एच, सभी का इंटू करो। अब इसका इंटू भी इजी कर लो, देखो कैसे, नंबर का इंटू, 1 2 जा 2 और 2 5 जा 10, और इसके बाद जितने जीरो उनको लिख दो, 1 2 और 3 जीरो लगाओ और आंसर पाओ। है क्या कहीं बी नंबर? ये देखो इतना जल्दी मिल गया, इजी है, फार्मूला नहीं याद इसलिए नहीं समझ में आपको, अब बना भी नहीं, ठीक है। तो इसमें क्वेश्चन मैं चेंज करता हूँ ना, ये 20 हो गया, ये 40 हो गया, ठीक है, और ये 60 हो गया। अब इसका करेक्ट आंसर क्या होगा आपको फिर से करना, वॉल्यूम आप क्या निकालना है, क्यूबॉइड L इंटू बी इंटू एस दिया, ठीक है। अगला क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, फिर से ये पावर एंड सर्च से आया, चैप्टर वही, ठीक ना, आपके क्लास 8 से ही आया। 5 की पावर 4 है और 5 की पावर 8, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, ठीक ना। तो देखो फिर से मैं क्या बोला, 5 की पावर 4 और 5 की पावर 8, इसमें अभी मैंने रूल पढ़ाया कि ये इफ जो बेस सेम है, अगर बेस सेम हो तो कृष्णा पावर का क्या किया जाता है, ऐड, तो इक्वल हुआ। अब 5 4 प्लस 8 कितना हुआ, 5 की पावर 12, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, डी नंबर। आया समझ में, तो मिलता जुलता एक क्वेश्चन देते हैं, 6 की पावर 3 और इंटू 6 की पावर 5। लेकिन अगर मान लो पावर बेस सेम ही होती है और इंटू की जगह डिवाइड होता, तब क्या करते हैं, तो याद रखना पावर अगर ऐसा रहेगा ना, डिवाइड रहेगा, तो फिर पावर को माइनस कर देना, ठीक है। तो चलो मैं यहाँ क्वेश्चन दे देता हूँ, 11 और डिवाइड कर दिया 7 की पावर 4, ठीक है। इन दोनों के आपको आंसर कमेंट्स करने। क्वेश्चन 85, किसी एक घंटे का 1 मिनट 12 सेकंड कितने प्रतिशत है, ठीक ना। व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ आवर 1 मिनट और 12 सेकंड, ठीक है। तो देखो ये बताओ 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 60 ये सेकंड हुए या 12 भी है, तो टोटल कितने सेकंड हुए, 72, ठीक है ना। अब 1 आवर में कितने सेकंड होते हैं, 1 आवर में 3600, ठीक ना। और इंटू क्या निकालना, देखो हमेशा जब कन्वर्ट करते हैं परसेंटेज में तो किसका इंटू करेंगे, 100 का, तो बस इतना कर दो आंसर की प्राप्ति होगी। दोनों कट गए, 36 1 जा और 36 2 जा, यानी कितना आया, ओनली 2%, करेक्ट आंसर है। आ गया समझ में, ठीक है। तो आपको मिनट आवर और सेकंड की नॉलेज होना ही होना चाहिए, ठीक है। अगला, किसी चतुर्भुज का विकर्ण डायगोनल ऑफ एनी क्वाड्रिलेटरल 20 सेंटीमीटर है, ये डायगोनल है, ठीक है। मान लिया D1 दिया है, ठीक है। सम्मुख शीर्षों से इस प्रकार डाले गए लंब क्रम से, अब इसमें ये विकर्ण दिया है और इनके लंब यानी जो D1 D2 है, दोनों की वैल्यू ये दी है, ठीक है ना। ये हाइट थी, ये विकर्ण जो है डायगोनल थी, ये हाइट है किसी भी क्वाड्रिलेटरल की। जैसे मान लो एक क्वाड्रिलेटरल मैंने ड्रॉ किया, ठीक है, और ये जो मैंने ड्रॉ किया ना, ये है 20 सेंटीमीटर, ठीक ना। और ये यहाँ से यहाँ और ये जो है वो कितने कितने के हैं, एक 9 का है और एक 6 का है। तो बोला है व्हाट इज द एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल, इसका एक फार्मूला होता है, याद रखना, ठीक ना। H इज इक्वल कितना दिया, 20, ठीक है। D1 कितना दिया है आपको, 9, और D2 कितना दिया है, 6, ठीक है ना। फार्मूला याद कर लेना, 1/2 ब्रैकेट D1 प्लस D2 इंटू H, ठीक ना। ये होता है D1 प्लस D2, तो दोनों को ऐड करना, तो 9 ये है ना, 1 प्लस 1 इंटू D1 और D2, 9 प्लस 6 यानी कितना हुआ, 15, इंटू क्या करोगे, 20, ठीक है। अब यहाँ इससे डिवाइड कर दो, कितना है 10, इंटू करो तो कितना आएगा, 150, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 150। आगे समझ में। तो इसी से मिलता जुलता एक क्वेश्चन में यहाँ चेंज कर दिया, 20 की जगह मैंने 40 कर दिया, और ये जो 9 था ना, तो 9 को मैंने 18 कर दिया और 6 को 12 कर दिया। अब आपको फाइंड करना है एरिया क्वाड्रिलेटरल, ठीक है ना, कि क्या होगा, बन जाएगा, फार्मूला याद रखना, ठीक ना। क्वेश्चन 87, एक वृत्ताकार पार्क की आंतरिक परिधि है, ठीक ना, सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल, सर्कुलर पार्क है, ठीक ना, ये दिया। और सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल का फार्मूला कृष्णा 2πr, वेरी गुड। तो जब आपके पास 2πr पता है आपको, तो आप लिखिए 2πr इज इक्वल कर देना 440, इतना कर लोगे। फिर पाई की वैल्यू बता दो अंकिता कितनी होती, जल्दी बता दो, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पाई, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पाई शिवांश, 22/7, 22/7 इंटू आर हुआ, इज इक्वल 440। आगे समझ में। अब यहाँ आर की वैल्यू फाइंड करना है, तो इसका एक रूल है, ना जाना भूल, नीचे है ना डिनोमिनेटर में, तो उस पार जाएगा तो न्यूमरेटर में आ जाएगा, जो न्यूमरेटर में होगा वो कहाँ आ जाएगा, डिनोमिनेटर में, ठीक है। अब यहाँ से 22
2 जा 44 होता है, और ये 0 था ही, और इसको आपने इससे डिवाइड किया तो कितना 10, 10 और 10 का 7 इंटू कितना 17 ये रेडियस हुआ 17, ठीक है। हाँ। इतना भी हम यहाँ तक में फाइंड कर लिए। आगे बोला यदि उसके चारों ओर बने ट्रैक की चौड़ाई 40 मीटर हो, मतलब ये सर्कुलर पार्क था। अब फिर आप जब पार्क में जाते हो तो गोल गोल घूमने के लिए रास्ता होता है ना, इसकी हाइट जो है 14 है, ठीक है। हमने पता कर ली है इसके टोटल, ये जो पार्क का ये है ना सर्कुलर, ये कितना है 70 है, यहाँ से यहाँ तक रेडियस इतना कितना है 70 है, और इसमें 40 और ऐड कर दो तो कितना हो जाएगा 70 प्लस 40 इज इक्वल कितना 484, इंटू करना नहीं है ऐड करना है, 4 7 1 8 है होगा 84 रेडियस हो गया, ठीक ना। 40 ऐड करना, 14 ऐड करना, ठीक है। अब इतना ट्रैक 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 के बाह्य वृत्त का व्यास, व्हाट इज द डायमीटर ऑफ आउटर सर्कुलर पार्क, मतलब टोटल डायमीटर पता करना है कितना होगा ट्रैक का। तो ये क्या निकाले हम, ये क्या निकाले हैं बताओ, रेडियस है ना आर, तो ये भी क्या हुआ रेडियस हुआ, कितना हुआ 84, ये तब रेडियस है जब रास्ते को मिला लिया गया है, ठीक ना। ये क्या था विदाउट रास्ते का था, और ये 14 मीटर ऐड करने के बाद तो रेडियस हुआ। तो ये बताओ जब डायमीटर निकाला जाता है तो क्या करते हैं, R/2 डायमीटर जब निकालते हैं तब क्या करते हैं, रेडियस निकालने का फार्मूला क्या होता है D/2, तो रेडियस डायमीटर निकालने का फार्मूला क्या होता है 2 इंटू आर, याद रखना, ठीक है। 2 इंटू आर, आर की वैल्यू कितनी 84, इंटू करो 2 4 जा 8 हुआ, 2 8 जा 16, तो 168 है क्या, आगे समझ में, ठीक है। तो एक क्वेश्चन मैं दे देता हूँ, अगर r इज इक्वल 3.5 हो तो d इज इक्वल क्या होगा। अभी मैंने क्वेश्चन पढ़ा कृष्णा, डायमीटर निकालने का फार्मूला क्या होता है बताओ जल्दी से, इसका डायमीटर निकालने का फार्मूला देखो क्या होता है, d इज इक्वल 2 इंटू आर, ठीक है। मैंने दिया क्या है, रेडियस दे दिया 3.5 मीटर, तो डायमीटर पूछा हूँ क्या होगा, फार्मूला वो लिखा है, सॉल्व करके बताना मेरे को क्या होगा। फिर एक क्वेश्चन देता हूँ, r इज इक्वल दिया है 14 मीटर, तो इसका डायमीटर कितना होगा। सब रेडियस पूछते हैं, मैं पूछ रहा हूँ क्या डायमीटर पूछ रहा हूँ, ठीक है। अगला डायमीटर निकालने में इंटू होता है और रेडियस निकालने में 2 का डिवाइड होता है, ठीक है। एक में 2 का इंटू, एक में 2 का डिवाइड। अगला 88, 2 डाइस को आपको फेंकना है, जैसे खेलते हो ना लूडो वगैरह, तो ये यदि 2 पांचे एक साथ फेंके जाते हैं तो प्रायिकता, देन व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी कि दोनों फलकों का योग 4 या 4 से अधिक हो। जब आप उनको जो आपके डाइस है उसको ड्रॉ करो तो आपको चेक करना है कि दोनों को जब हम सम करें ना 4 से मोर देन हो। देखना अब 2 डाइस को जब हम फेंकेंगे तो कौन कौन सी इवेंट्स आएंगे, देखना 1 1 हो सकता है, मैं फेंकूं इधर से तो 1 आए, आपका भी 1 आ जाए, 1 2 हो सकता है, 1 3 हो सकता है, 1 4 भी हो सकता है, 1 5 हो सकता है, और 1 6, क्योंकि टोटल कितने 6 नंबर होते हैं। ये 1 के साथ ऐसा हुआ, तो ऐसे ही 2 के साथ भी होगा, 2 1, फिर 2 2 भी होगा कि नहीं होगा, 2 3 भी होगा, ऐसे करके कहाँ तक जाएगा 2 6 तक जाएगा, ऐसे 3 1 होगा, ये कहाँ तक जाएगा 3 6 तक जाएगा, फिर 4 1 4 1 का मतलब मेरे में पास में 4 आ जाए, आप वाले में 1 आ जाए, हो सकता है मेरे पास में 4 आ जाए, आप वाले में 2 आ जाए, ऐसे करके कहाँ तक जाएगा 4 6 तक। ऐसे ही 5 1 होगा तो फिर कहाँ तक जाएगा 5 6 तक, फिर यहाँ 6 1, क्योंकि टोटल 6 होते हैं ना, सब्सिडी खेलो ना, तो ये कहाँ तक जाएगा 6 6 तक, ठीक ना। अब उस क्वेश्चन वाले ने, जो क्वेश्चन बनाने वाले ने पूछा वो क्या बोल रहा है कि आपको ये पता करना है जब उनको ऐड करें, दो जो पेयर आए ना इनको जब ऐड करो ना तो मोर देन 4 आना चाहिए, 4 नहीं आए, मोर देन 4 आए, या कि मोर देन 4 आए, उससे कम नहीं। तो देखो 1 और 1 को ऐड करो कितना आएगा 2 2 और 1 को ऐड करो कितना आएगा 3 3 1 क्या हुआ 4, तो इसको हम सीरीज से हटा देंगे, यही वाले चाहिए हमको, इनको नहीं लेना। 2 1 क्या होगा 3, ये भी नहीं लेना, 2 2 4 3 1 4, कितने ही हुआ ना, क्या और हो रहा है 4 या 4 से अधिक आने चाहिए, 2 1 3 3 1 4 2 2 4 2 3 5, इतने ही हुए क्या, बाहर कितने हो गए 1 2 3। अब देखो टोटल हम काउंट कर लेते हैं कितने, काउंट करो 1 2 3 4 5 6 इधर, और 1 2 3 4 5 6, टोटल कितने हुए 36। आगे समझ में। तो जब भी प्रोबेबिलिटी निकाली जाती है तो टोटल को हम डिनोमिनेटर में रखते हैं, ठीक है, आगे समझ में, टोटल रख लिए, और हमको निकालना क्या है कि उनका जो पेयर का सम आए वो क्या हो मोर देन 4 हो, तो मोर देन 4 वाले कितने होंगे देखना,
ये आएगा नहीं, ये भी नहीं आएगा, क्योंकि इनका सम क्या हो रहा है, 3 हो रहा, एक का 2 हो रहा है, एक का 3 हो रहा, इसका भी 3 हो रहा, तो बचे कितने, 3 बाहर हो गए ना। तो 36 में 3 बाहर हो, कितने बचे, 33। तो मतलब टोटल हमारे पास कितने नंबर मिलेंगे, 33 ऐसे नंबर मिलेंगे जिनको आपस में ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 4 आएगा कि 4 से ज्यादा आएगा। ठीक है, अब इनको हम क्या सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो 3 के टेबल, 3 1 जा 3 1 जा 3 1 जा 3 2 जा, है क्या पेयर, ये आगे समझ में। तो ये बहुत हार्ड क्वेश्चन, थोड़ी क्या हाई लेवल का क्वेश्चन है। तो मैं आपको बताऊं, आपके पेपर में अगर आता है तो 1 पॉइंट का आएगा, 1 डाइस का आएगा, ठीक है ना, इतना हार्ड नहीं आएगा, इसमें बहुत ध्यान देने वाली बात नहीं है। अगर आता भी है तो इग्नोर कर देना, क्योंकि ये 10th स्टैंडर्ड 12th स्टैंडर्ड तक का क्वेश्चन है। बट ये क्वेश्चन बाहर का नहीं है, अच्छा क्वेश्चन है, इसमें बोर्ड मास रूल लगा है। ठीक है, ये पॉइंट दिख रहा है, यहाँ भी पॉइंट दिख रहा, आफ्टर 1 डिजिट पे लगाना पॉइंट, जब सेम प्लेसेस पे पॉइंट लगा होता है तो पॉइंट पहले ही हट जाता है, बस इनको डिवाइड करना है। तो 36 छक्का कितना होता है, 216, 36 में 6 का टेबल जब पढ़ोगे तो 216 कट गया तो 6 आ गया, इंटू 2 कर देना, प्लस कर देना, ठीक है, 0.25 कर देना, और इसको भी डिवाइड, 4 4 जा 16, बोर्ड मास रूल यही होता है ना, पहले डिवाइड करते हैं ना, कर दिए, -6। अब डिवाइड के बाद क्या करते हैं, इंटू करते हैं, 6 2 जा 12, इसका भी इंटू, 25 को 100, और ये पॉइंट लग गया -6, 12 1 13, 12 1 13 हुआ, और 13 -6 कितना हुआ, 7, करेक्ट आंसर क्या हुआ, 7। आगे समझ में। तो मिलता जुलता एक क्वेश्चन दे देते हैं, 1 2.5 और डिवाइड मैंने कर दिया 2.5, ठीक है, और प्लस कर दिया 4 इंटू 3, इसको करेक्ट आंसर क्या आएगा। ठीक है, अब इसको सॉल्व करें, हम कर लेते हैं। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्यूब रूट और क्यूब से आ रहा क्वेश्चन, स्क्वायर रूट और स्क्वायर से आ रहा क्वेश्चन, ठीक ना। यहाँ बोला इसका मान, अब देखो यहाँ पावर 3 है, इसका मतलब ये है कि इनमें ये जो नंबर अंदर हो ये तभी बाहर आएंगे जब ये किसी न किसी नंबर का क्यूब हो। 7 क्या किसी नंबर का क्यूब होता है, नहीं होता। तो एक काम करते हैं हम, जब ऐसा ना हो तो एक काम आप कर लें जो मैं आप बता रहा हूँ, ठीक ना, अंदर अगर नंबर कटे ना आपस में, इनको डिवाइड कर देना। 7 है तो 7 से डिवाइड होगा ना, तो 7 1 जा कट गया। अब इसको भी ऐसे कोशिश करो कट जाए, 7 1 जा 7, 8 में 7 गया, कितना बचा 1, और 7 था तो क्या हुआ 17, 7 का टेबल को 17 से ज्यादा ना हो, 14, 7 2 14, तो 7 2 जा 14, तो 17 में 14 गया, कितना आया 3, और 3 और 5 था तो 35 हुआ, 7 5 35, 7 5 जा 35, ये हुआ। अब इसके बाद हम डिवाइड करने के बाद एक बार फिर से चेक करते हैं क्या क्यूब रूट है या क्यूब है क्या। तो आप देख रहे हो 1 का क्यूब क्या होता है 1 ही, और 125 का क्यूब रूट क्या होता है 5। लो जी, आ गया आंसर, है क्या डी नंबर, ये ले आओ। इस प्रकार से क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ठीक है ना, परेशान नहीं होना है, अगर मिल गया तो ठीक है, अदरवाइज उनको डिवाइड करना है। तो एक क्वेश्चन यहाँ पे दे देता हूँ, ठीक है, पक्का, ये दे दिया। ये 5/625 और यहाँ मैंने पावर 3 दी है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और बताएंगे कि इसका करेक्ट क्यूब रूट क्या होगा। देख लेना क्या लिखा है, 5/625 लिखा है, ठीक है ना। अब देखते हैं कौन इंटेलिजेंट है, कौन सबसे फास्ट कर लेगा, ठीक है, तब करते हैं। इसमें 8th आइडेंटिटी का यूज करना है हमें, ठीक है, और वो क्या है, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब माइनस 3ab c इज इक्वल टू a प्लस b प्लस c, ब्रैकेट क्लोज करके यहाँ लिखना है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2bc और माइनस 2 हटा दीजिएगा, 2 नहीं होता है, ठीक है, 2 गलती से लिखा गया है, यहाँ से हटाएं, यहाँ से हटाएं, गलती द मिस्टेक, इसको मैंने सुधार दिया पहले। हाँ, कुछ बच्चे जो भी लेक्चर देखते हैं वो पूरे लेक्चरों को देखें और एक एक चीज को जब आप नोट करते हो ना तो पूरा सुना करें। इससे प्रीवियस लेक्चर में काफी बच्चों ने कमेंट्स किया कि आपने रॉन्ग बताया है, नहीं रॉन्ग हो जाता, उसको मैंने करेक्ट भी किया है, आप देखा करें, उसके बाद आप कमेंट्स करें, पूरा देखा करें। हाँ, इसमें राम यादव करके किसी बालक ने कमेंट्स किया, उनके आंसर सही हैं, और कृष्णा सिंह ने भी आंसर किया है। तो आप कंटिन्यू लगे रहें अपने प्रैक्टिस में, जो भी हम पढ़ा रहे हैं उनको तो सीखना है, प्लस सबसे ज़्यादा आपको एनसीईआरटी पे वर्क करना है। अगर आप चाहते हैं कि आपके मैथ में 20 to 20 मिले तो आपको एनसीईआरटी पढ़ना ही पढ़ना पड़ेगा, और सभी एग्जाम्पल पढ़ें आप,
ठीक ना, मेन क्वेश्चनों को पढ़ना है, प्लस जो भी प्लस एक्स्ट्रा क्वेश्चन आ रहे हैं उनको मैं प्रैक्टिस करवा रहा हूँ, ठीक ना, उनको आप पढ़ते जाइए। ये जो मैं पढ़ा रहा हूँ ये आपसे बनेगा। अगर वहां नहीं बन रहा है तो फिर आपको यहाँ पे तो ज्यादा से ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक ना, तो आपको उसको प्लस करके चलना है। एनसीईआरटी की साइंस, मैथ, हिंदी, इंग्लिश, सब कुछ आपको पूरा अपना क्लास जब 8th का जितना मटेरियल सब पढ़ डालिए सब्जेक्ट वाइज, ठीक है। तो इसको हम आगे करते हैं, इसको ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए या ए सी भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, ये फार्मूला है, इक्वल पे ए प्लस बी प्लस सी है, और हमारे पास ए, बी और सी की वैल्यू है। इनको आप ऐड करिए और चेक करिए कितना आ रहा है, ठीक है। तो मैं इनको ऐड कर लेता हूँ, 2x माइनस 1, फिर ये हुआ 2x माइनस 2 लिखिए, और फिर 3x माइनस 4 लिख दीजिए। इनको ऐड करना है, तो देखिए ऐड कैसे करेंगे। x को x में ऐड करिए, ठीक है। 3x, एक मिनट, 3 माइनस 4x है, 3 नहीं, 3 अभी माइनस 4x है, ठीक है, ऐसे ऐड करते हैं। तो 2 to 4 हुआ 4x, और ये माइनस 4x दोनों कट गए तो 0 आया। अब यहाँ पे देखें, ये सेम सिंबल ऐड हुआ तो 2 और माइनस 1 कितना हुआ, -3, और ये वाला जो 3 था ये इसको हमने ऐड किया तो कितना हुआ, 0 आ गया। तो करेक्ट आंसर क्या हो गया इसका, करेक्ट आंसर नहीं, इसकी एक्चुअल वैल्यू कितनी आ चुकी है, 0 आ गई। कहने का मतलब जब हम ए, बी और सी को ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 0। ए, बी और सी का मान क्या आ गया, 0। तो जब यहाँ पे 0 रखेंगे और इससे प्रोडक्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो मतलब हमारा जो इक्वेशन कंप्लीट बनेगा वो देखना, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज माइनस 3ab इज इक्वल टू 0। अगर मैं इसको डायरेक्ट लिखता 0 तो आप कंफ्यूज हो जाते क्यों डिवाइड इक्वल पे 0 रखा गया है, इसीलिए मैंने पहले ए प्लस बी प्लस सी करके ए बी सी की वैल्यू को फाइंड किया तो 0 आया, 0 से इंटू करने पे 0 आएगा। देन इसके बाद आपको क्या क्या करना है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब और प्लस सी क्यूब इज इक्वल लिखना है, 3ab से उधर चला जाएगा ऐसे। अब यहाँ पे 3 लिखना है, ए बी सी की वैल्यू को रख के इंटू करना है, 2x माइनस 1 के ब्रैकेट 2x माइनस 2 और ब्रैकेट 3 माइनस 4x, ऐसे इनको प्रोडक्ट करना है, इनका मल्टीप्लीकेशन करना है आपस में, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन को आगे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो चलिए इंटू करते हैं, 3 लिखे, 2x माइनस 1 था, इसका आपस में इंटू हुआ तो 2 2 जा कितना हो गया, 4x स्क्वायर माइनस, फिर से इसका 2x का 2 में इंटू तो माइनस 4x हुआ, फिर -1 का इंटू तो -2x हुआ, और फिर माइनस से माइनस का इंटू तो +2 हो गया, ब्रैकेट क्लोज, 3 माइनस 4x हुआ ऐसे। अब इसके बाद 3 लिखें, ब्रैकेट लिखें, यहाँ पे 4x स्क्वायर माइनस 4 to 6x हुआ +2, 3 माइनस 4x, ठीक है। इसके बाद एक काम करते हैं, यहाँ से मैं 3 इंटू 2 किया, उसका रीजन बताता हूँ। 2 का टेबल इनमें सभी में चला जाएगा तो मैंने 2 को बाहर किया, तो जैसे 2 का टेबल इसमें गया तो 2 कट गया, 2x स्क्वायर हुआ, इसमें गया तो 3 आ गया -3x, और इसमें गया तो +1 आ गया, फिर ब्रैकेट 3 माइनस 4x करें। इसके बाद जितना भी बचा ना इंटू कर दें आप, 3 2 जा आप 6 लिखें यहाँ, और इनको इंटू करें तो 2 3 जा 6, 2 3 6x स्क्वायर हो जाएगा, और 2 चौको 8x क्यूब हो जाएगा। फिर 3 का इंटू करना है दोनों में, तो 3 3 9x हो जाएगा, फिर माइनस माइनस प्लस 12x स्क्वायर हो जाएगा, फिर से 1 का इंटू दोनों में करना है, इन दोनों में, तो कितना हो जाएगा, 3 1 जा 3 और -4x इतना। इसके बाद सेम सिंबल को ऐड करें और सेम जो नंबर हो सेम पावर को भी ऐड कर देंगे, ठीक है। 6 लिखें, यहाँ से 6x स्क्वायर पावर सेम आ रही है, ये पावर थी, दोनों ऐड होंगे अकॉर्डिंग टू साइन, दोनों में प्लस है तो 18 हो जाएगा, ठीक ना। उससे पहले पावर, बड़ी वाली पावर को हम शुरू में लिखेंगे तो -8x क्यूब लिख दिए, प्लस 12 6 18x स्क्वायर लिख दिए, और 9 और 4 दोनों की जो साइन हो सेम है इसलिए ऐड होंगे तो 13x हो जाएगा, और +3। जब इतना आ जाएगा तो आपको इसमें से मैच करना है कौन सा सही है। तो यहाँ 6 आ रहा तो 6 सभी में है, -8x क्यूब आना चाहिए, तो देख लेते हैं, -8x क्यूब 3 में, मतलब ये रॉन्ग है, इसमें भी, इसमें नहीं है, इसमें है और इसमें। उसके बाद +18x स्क्वायर आना चाहिए, तो इसमें +18 और प्लस, तो ये रॉन्ग हो गया और ये 2 गायब हो गए। इसके बाद -13x आना चाहिए, तो ये -13x इसमें भी है और इसमें भी है। अब श्योर नहीं हो रहा
ठीक है, -13x होना चाहिए था। दोनों तो अब बचे क्या हैं, ये दोनों तो गायब हो गए, बचा ये, तो इसमें प्लस हो गया तो इसलिए रॉन्ग, तो पहला करेक्ट आंसर होगा इसका। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर फर्स्ट ही रहेगा, क्योंकि ये देखिए पूरा मिल गया 6 3 -13x, तो यहाँ से 6 3 -13 3 -13x प्लस 18x² -8x³ ठीक ना। बट इतने बड़े बड़े क्वेश्चन नहीं आएंगे, आप यकीन माने, ऐसे क्वेश्चन आए तो आप छोड़ दीजिएगा क्योंकि आपका समय बर्बाद होगा। बट ऐसे क्वेश्चन जरूर आएंगे। इसका फैक्टर निकालना है, क्वेश्चन लिखा है 6 -x -x² और बोला गया है कि इसका फैक्टर फाइंड करें, तो सबसे पहले इसको x² -x + 6 आप इस प्रकार से लिखें। इसके बाद इस माइनस को आप बाहर कर दें तो अंदर साइन चेंज होंगे, माइनस वाले प्लस हो जाएंगे और प्लस वाला माइनस हो गया। ठीक है, इसके बाद आपको 2 नंबर ऐसे लेने हैं जिनका इंटू करने पर 6 आए, ध्यान रखिएगा 2 नंबर ऐसे जिनका इंटू करने पे 6 और ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पे 1 आना चाहिए, क्योंकि x का कोफिशिएंट 1 है, मतलब गुणांक 1 है। तो 3 और 2 लेंगे तो 3 दूनी कितना हुआ 6, और दोनों को हमने सब्ट्रैक्ट किया, माइनस किया तो 1 आ गया। 3 में 2 सब्ट्रैक्ट करें तो कितना आएगा 1। तो बस इनको ऐसे रखें, x² लिखें, प्लस लिखें, 3x लिखें और -2x लिखें, उसके बाद -6 माइनस लें, x को बाहर करें तो x + 3 आएगा, ब्रैकेट, फिर -2 को बाहर करना है तो x + 3 आएगा। ठीक है, माइनस आप रखें, x + 3 पेयर बना और यहाँ बचा है x - 2। ठीक ना, इस प्रकार से बनना चाहिए, x + 2 x - 2 है क्या कहीं, x + 2 x - 2, या कि फिर हम साइन को चेंज करेंगे तब भी आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन कहाँ है, x + 2 x - 2, ये आपका x + 2 नहीं, x + 3, ये करेक्ट आंसर होगा। अब क्यों होगा आपको बता देता हूँ, ये माइनस इंटू में है तो मैं x + 3 को बाहर रखूंगा, इस माइनस से मैंने इसमें इंटू किया तो ये प्लस में था तो ये माइनस हो जाएगा, -x, और माइनस वाला क्या हो जाएगा प्लस में। आंसर बनाने वाले ने इसी प्रकार से किया, इसलिए इसका आंसर देखो x + 3 2 - x आ रहा। 2 - x का रीजन क्या है, इसने इस माइनस का इंटू किया तो माइनस वाला प्लस हुआ, प्लस वाला माइनस हो गया, ये करेक्ट आंसर। क्योंकि पहले अब मैंने ये चेक किया कि माइनस बाहर आ रहा, तो माइनस तो बाहर आ रहा था लेकिन दोनों में प्लस आ रहा था, इसलिए रॉन्ग हो गया। ठीक है, इस प्रकार ये सॉल्व हुआ। अगला क्वेश्चन देखें, 93, यदि एक कार 54 किलोमीटर प्रति घंटे से चल रही है, ठीक ना, हमेशा याद रखना ये इस प्रकार क्वेश्चन आ सकते हैं, इजी से क्वेश्चन इस प्रकार क्वेश्चन आएंगे, आ ही सकते हैं। अगर दिया टाइम एंड डिस्टेंस से क्वेश्चन तो इस प्रकार से आएगा, इजी है। ठीक है ना, किलोमीटर पर आवर को अगर चेंज करना है ना तो 5/18 का इंटू कर देना, तुरंत चेंज हो जाएगा। तो 54 दिया था, इसको मैंने चेंज किया मीटर पर सेकंड में, 18 3 जा और 5 3 जा 15, ये मीटर पर सेकंड हुआ, चेंज हो गया। मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए किसका इंटू करते हैं, याद रखना 5/18 का। ठीक है, जस्ट अपोजिट, अगर आपको किलोमीटर पर आवर में चेंज करना है तो फिर 18/5 का इंटू करेंगे। तो हमारे पास क्वेश्चन देखे हैं, ये किलोमीटर पर आवर में दिया था, बोला 1 मिनट में कितनी दूरी, और डिस्टेंस का फार्मूला, डिस्टेंस इज इक्वल होता है टाइम इंटू स्पीड। टाइम कितना है 1 मिनट का, 1 मिनट में कितने सेकंड 60 होते हैं, इंटू स्पीड कितनी आई है 15 की, तो 15 की इंटू 15×90 तो 900, इसका करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा 900 मीटर। ठीक है, इस प्रकार से क्वेश्चन हुआ। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ए का b% का मतलब होता है प्रोडक्ट, ठीक ना, ए ऑफ b% इज इक्वल 10, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ। इस प्रकार से इजी क्वेश्चन आएंगे तो a इंटू लिखेंगे b%, परसेंट का मतलब होता है 100, इज इक्वल टू 10। इसके बाद बोला क्या है, a का मान ज्ञात करना है, तो आपको प्यार से a को रोक लेना है, इसके बाद 10, ये प्रोडक्ट होगा तो 10 इंटू 100 कर दीजिएगा, अपॉन में ये नीचे आ जाएगा, हमेशा उल्टा होता है इक्वल के उस बार, जो इंटू में होगा वो डिवाइड में जाएगा और जो डिवाइड में होगा वो इंटू में जाएगा, इस प्रकार। तो 000 हो गया अपॉन में b, 000 अपॉन में b का ही है, ये ऑप्शन बी सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, 1400 को सुमन और मोहन के बीच 3:4 के अनुपात में बांटना है, डिवाइड करना है 3:4 के रेशियो में, 3:4 के रेशियो में आपको डिवाइड करना है 1400 रुपए को, ठीक ना। तो किस प्रकार करेंगे, ऐसे क्वेश्चन मैं पिछले लेक्चरों में पढ़ा चुका हूँ। तो देखें 3 और 4, क्योंकि टोटल कितना है 1400 है, और ये
है दोनों का रेशियो, तो दोनों को ऐड करो तो 4 3 7 x ले लेंगे और इससे डिवाइड कर दो तो 7 दूनी 14। इस प्रकार से आप जब वनडे एग्जाम का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करें ना तो इस प्रकार से आप जल्दी डिवाइड करें। 7 2 जा और 200 आ गया, तो एक्स की वैल्यू 200। अब इस 200 को दोनों से इंटू कर दो मुन्ना, दोनों से मतलब 200 गुणे 3 और 200 गुणे 4 कर दो तो 3 दूनी 600 हुआ और 2 चौको 800 हुआ। अब यहाँ पे आप मिला लो, देखो पहले कौन है सुमन, तो सुमन के लिए क्या हो गए 600 और दूसरे नंबर पे मोहन है, तो मोहन के लिए कितना हो गया 800, मतलब 800 मोहन पाएंगे और 600 सुमन। तो अब देख लेते हैं पूछा किसको है, मोहन का हिस्सा पूछा है, ठीक ना, व्हाट इज द पार्ट ऑफ मोहन। तो मोहन जी कितने हैं 800 रुपए, तो 800 में आप टिक कर दो बस, ठीक है। इसी प्रकार एक क्वेश्चन में देता हूँ 3:4 की जगह 6:8 दे दिया, ठीक है ना। अब और यहाँ जो 1400 था 2800 था मैंने दे दिया, सुमन मोहन ही है, आपको बताना है कि सुमन को कितना मिलेगा, ठीक है ना। अगर आपको समझ में आ गया होगा 95 नंबर क्वेश्चन तो आप इसको कर लोगे। चलिए 96 देखें। मैं अपने पुत्र से 3 गुनी आयु का हूँ, मैं मान के चलता हूँ आई एम ट्राइस द एज ऑफ माई सन, ठीक है। मैं मान लिया कि मेरी उम्र जो है वह x है और मेरे सन की उम्र जो है ना, नहीं सन की उम्र x है, तो मेरी कितनी हो जाएगी 3x, ट्राइस हूँ ना इसलिए। 15 वर्ष बाद आफ्टर 15, तो जब 15 वर्ष बाद बोलेगा आफ्टर 15 ईयर तो 15 का ऐड कर दूंगा। मैं अपने पुत्र की आयु का दोगुनी हो जाऊंगा, देखो 15 वर्ष बाद जब मैंने निकाला ना दोनों में 15 को ऐड करके, तो बोल रहा हूँ कि मैं अपने पुत्र से ट्वाइस हो जाऊंगा, 2 गुना हो जाऊंगा। तो बस सॉल्व कर दीजिए, पहले x की वैल्यू निकाल लीजिए, 2x प्लस 15 30 क्यों हुआ उसका रीजन बताता हूँ, दोनों में इंटू मैंने कर दिया 2 से ब्रैकेट अंदर। इसके बाद 2x को 3x के पास, ये उसी बच्चे से बनेगा, इसको कैलकुलेशन करना जिससे 8th क्लास का चैप्टर 2 अच्छे से बनता, वही कर पाएगा इन क्वेश्चनों को जो मैं कर रहा हूँ। अगर आपसे नहीं आता है तो आप चैप्टर 2 एनसीईआरटी को अच्छे से पढ़ें, ठीक है। और 30 माइनस 15 x इज इक्वल 15, यानी x की वैल्यू 15 आई है। अब x मतलब ये मेरा बेटा जो है वो 15 साल का हो गया और मैं कितना, क्योंकि ट्राइस हूँ तो 3 का इंटू कर दो, 15 3 45 साल का मैं हूँ, मतलब जब मेरी उम्र 45 साल की होगी तब मेरे बेटे की उम्र कितनी हो जाएगी 15। तो अब देखते हैं हम दोनों की आयु का योग कितना है, देन फाइंड द सम ऑफ एज, मतलब दोनों का जब एज निकल आए ना तो दोनों को ऐड करके बताओ कितना हो जाएगा। तो दोनों को ऐड कर दो मुन्ना, 5 5 10 4 1 5 50 साल। तो इसमें तो ऑप्शन ही नहीं है, कहीं गड़बड़ हो गया फिर, या कि हमने जोड़ा गलत है। 5 5 10 4 1 5 1 6, हाँ मिस्टेक हो गया था ना, यही कहते ना कैलकुलेशन फास्ट के चक्कर में ऐसा हो जाता है क्योंकि लेक्चर ज़्यादा बड़ा ना बनने पाए। 5 5 10 4 1 5 1 6 यानी 60 वर्ष हो जाएगा दोनों का एज, ठीक है। इस प्रकार ये करेक्ट आंसर है। अगला 97, ए किसी कार्य को 1/3 भाग को 5 दिन में करता है। ए जो है ना 5 दिन में करता है एक कार्य को, ठीक है। तो कितना हम दोनों का इंटू कर देंगे तो 5 नहीं 15, एक हिस्से को 15 दिन में कर लेता है। ऐसे बी कितने 2/5 को 10 दिन में करता है, तो बी का हिस्सा ऐसे निकाल लेंगे हम 2/5 इंटू 10 कर देना, तो कितना हो जाएगा 2/50। अब दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में करेंगे, तो दोनों को ऐड कर दो मुन्ना, बस आंसर आ जाएगा। तो 1/15 था प्लस 2/50, ठीक है। अब दोनों का एलसीएम कितना आ जाएगा, तो एलसीएम हम ले लेते हैं और इसको आगे सॉल्व करते हैं। उससे पहले एक बार देख लेना कहीं गलती ना होने पाए, ठीक ना। पहला हो जाएगा 15 और दूसरा ठीक है। अगर कोई नंबर डिवाइड हो तो डिवाइड जरूर कर देना, जैसे 2 1 जा और ये कितना हो गया कट गया है तो छोटा हो गया 115 प्लस 1/25। कैलकुलेशन करते समय थोड़ी एक बार चेक कर लेना है। अब इनका एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा 75। एलसीएम आप निकाल लें, किसके एलसीएम मैं बता देता हूँ, इन हरों का एंड डिनोमिनेटर का एलसीएम निकालेंगे और आपको प्यार से इस प्रकार से एलसीएम निकाल लेना है। और फिर आपको जब एलसीएम निकालें तो इधर जो नंबर आएंगे इनको इंटू करेंगे तो 75 आएगा। अब इसको ये इससे डिवाइड होगा 15 का जब हम डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा 15 5 जा 75 तो 5 आ जाएगा, ऐसे 25 3 जा कितना होगा 8, तो 8/75 हुआ। अब क्या करना, आपको एक काम करना है, जब हम आंसर देंगे ना तो इनको रेसिप्रोकल करके आंसर देंगे 75/8, ठीक है। इसके बाद
इसको ये सिंपल फ्रैक्शन में है, साधारण भिन्न में, तो इसको मिक्स फ्रैक्शन में बनाना है। 75 में हम 8 का डिवाइड करेंगे, 8 9 जा 72, 3 आया, पॉइंट लगाइए। तो अगर देख लें आंसर अगर इस प्रकार से हो तो ठीक है क्या? है, ऑप्शन में मिल गया। देखो 9 राइट 3/8, ये 9 आया और 3/8, तो करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन को देख के करते जाना है। क्या हुआ कि ज्यादा आप कैलकुलेशन में आगे निकल गया, फिर ऑप्शन में वो नहीं मिला तब भी गलत हो जाएगा। 98 अच्छा क्वेश्चन है। एक वस्तु को 81.6 में बेचने पर 4% की लॉस हो जाती है। ठीक है, बेचने पर ध्यान रखना, सेलिंग प्राइस इसकी है 81.6 सेलिंग प्राइस, और ये लॉस परसेंट हो गया। तो पहला काम हम ये करेंगे, कॉस्ट प्राइस निकाल लेते हैं। कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस इंटू 100 अपॉन 100 माइनस लॉस परसेंट। सेलिंग प्राइस 81.60 इंटू 100, और देखो 4% को आप सब्ट्रैक्ट करेंगे, मतलब 4%। जब भी परसेंट होगा लॉस होगा ना, 100% में सब्ट्रैक्ट करो तो कितना आएगा 96। हमेशा याद रखना परसेंटेज अगर प्रॉफिट में है तो 100 से ऐड करना है, और लॉस में है तो सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक है, इसके बाद आप इस पॉइंट को हटा दो। तो जब पॉइंट हटाओगे ध्यान देना, पॉइंट हटाना है, 96 इंटू हो जाएगा 100। नीचे 100 क्यों आया देखना, 1 और 2 अंक बाद दशमलव था, 2 जीरो आ गए। अब ये 100 से 100 डिवाइड हुआ। इसके बाद इनको आपस में डिवाइड कर दीजिए, और डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 85 रुपए। ठीक है, डिवाइड कर लेना। 8160 में आपको 96 का डिवाइड करना है, क्योंकि मैं डिवाइड करने बैठूंगा तो और ज्यादा लेक्चर लंबा होगा, तो यहाँ पे मैं कैलकुलेट करके रख दिया 85। ठीक है, अब 85 क्या हो गया कॉस्ट प्राइस। आगे क्या क्वेश्चन बोलता है, क्या बोला, यदि वस्तु को 102 में बेचा जाए। अब देखो कॉस्ट प्राइस है, सेलिंग प्राइस बोल रहा कि यदि 102 में बेचें तो सौदे का शुद्ध परिणाम क्या होगा, लाभ होगी कि हानि। अभी बताइए, जब वस्तु को मैंने खरीदा 85 रुपए में और बेचने को मैं बोल रहा हूँ 102 रुपए में, तो क्या होगा, प्रॉफिट होगा। तो प्रॉफिट होगा तो प्रॉफिट परसेंट निकालेंगे। तो चलिए निकालते हैं। ठीक है, प्रॉफिट परसेंट निकालने का फार्मूला, प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन कॉस्ट प्राइस। प्रॉफिट कितना होगा, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, ये लीजिए 7, ठीक है 17, तो 17 अपॉन 85, क्योंकि कॉस्ट प्राइस 85 की है, 200, 17 अपना 85 और 5 के इसमें डिवाइड करेंगे तो 20, तो 20% का आपको लाभ हो जाएगा, 20%। तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसी से हम क्वेश्चन नंबर 99 कर लेते हैं। यदि कोई धनराशि वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर दे है, ठीक ना, कंपाउंड इंटरेस्ट पर अगर दिया जाता है कोई अमाउंट जिसका ब्याज 2 लगातार वर्षों में क्रम से 900 और 981 रुपए है, ठीक ना, इंटरेस्ट, तब ब्याज की दर कितनी होगी। तो इसके लिए क्या करना है, दोनों को सब्ट्रैक्ट करके पहले एसआई निकाल देना, सिंपल इंटरेस्ट। तो कितना हुआ 81, ठीक है 81 रुपए का सिंपल इंटरेस्ट। और प्रिंसिपल क्या हो जाएगा, जो छोटा अमाउंट रहेगा ये प्रिंसिपल होगा, तो 900 प्रिंसिपल होगा। टाइम की अगर हम बात करें तो इसमें यूज करना है दो लगातार वर्ष है ना, तो एक वर्ष का, तो टाइम ले लेना 1। अब बस आर निकालने के लिए पिछले लेक्चर में मैंने बताया था कैसे फार्मूला, पी इंटू टी और एस आई इंटू 100 कर देना है, बस आंसर आ जाएगा। तो एस आई कितना है 81, 100 करोगे अपॉन में प्रिंसिपल कितना 900 और इंटू टाइम कितना है 1 वर्ष का। ठीक है, बस सॉल्व कर दो, आंसर आएगा, कंफर्म आंसर आएगा। देखना ये दोनों जीरो कट गए, और इसको जैसे ही आपने 9 से डिवाइड किया ना, 9 9 जो होता है 9%, इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगला, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप अगर छोड़ दिए ना तो मान लो एक क्वेश्चन तो गया आपके काम से, और ये आपके एनसीईआरटी से ही क्वेश्चन उठाया है। ठीक है, एनसीईआरटी के चैप्टर 3 को अच्छे से लगाइएगा, और जितने डायग्राम वाले क्वेश्चन होंगे उनको बिल्कुल रट के जाना, वो क्वेश्चन सेम टू सेम आएंगे। बोला है कि एक्स की वैल्यू फाइंड करिए, तो इसमें एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी लगेगी, जो ये कहती है कि बाहर वाला जो एंगल होता है ना, ये जो बाहर है वह अंदर के जो अपोजिट एंगल होते हैं ना उनका सम होता है, मतलब उनको जोड़ने पे इक्वल हो जाता है। तो बस कर दो, आप क्या कर दो, x + 30 कर दो, जैसा रूल बोलता है, i = 165, वो x इज इक्वल कर दो 165 में 30 सब्ट्रैक्ट कर दो,
श्योर आंसर आ जाएगा। ये लिखो 135 इसका करेक्ट आंसर। बस इतना करना था। अब इसी से मिलता जुलता एक क्वेश्चन में देता हूँ। 30 की जगह मैंने दे दिया 45 डिग्री, ठीक है, एक्स तो एक्स ही रहेगा, और यहाँ मैंने दे दिया 165 की जगह 85 डिग्री दिया, तो बोला हूँ फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। आपको एक्स का मान बताना है क्या होगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में कुछ नए क्वेश्चनों के साथ।